आंचल घुंटा नाम है मेरा, और मेरा रैंक 14 आया है अलाइड सर्विसेज में। इससे पहले मैंने एचएस का मेंस भी दिया था, बट वो मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो अब शुरू करते हैं कॉलेज वाले बैकग्राउंड से। मेरी बीएससी फॉरेस्ट्री हुई है नॉन यूनिवर्सिटी से। तो जब लॉकडाउन लगा था मैंने उसी वो डिसाइड कर लिया था कि वैसे मेरा पहले से ही क्लियर था कि मुझे मास्टर्स नहीं करनी है, तो फिर था कि सिविल सर्विसेज का या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो फिर लॉकडाउन लगा तो उसमें मैंने एचपीजी की एक जोगटा वाली बुक थी मेरे पास, और एक दूसरी थी दर्पण। तो दर्पण से एक तो शायद वो हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मेरा उसमें कुछ बन नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने जोगटा वाली पढ़ी थी। और साथ में ऐसे वीडियोस वगैरह उसको ज़्यादा आती नहीं थी इनकी वीडियोस, ऐसे इक्की दुक्की मिल गई तो खुद से ही पढ़ी हुई थी। तो फिर वो होता है कि खुद से पढ़ के तो आपको क्या ही पता लग रहा है कि बस रट रहे हो, पर मेरा ये था कि हाँ यार शायद क्या पता हो जाए। जब मैंने PYQs देखे कि HP से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उसके बाद तो फिर था कि अब तो पक्का यही करना है। तो फिर मैंने स्टार्टिंग करी थी तैयारी। उसमें मेरा HS पे पूरा फोकस नहीं था। मैं बैंक के एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं IB का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मैं सारे एग्ज़ाम दे रही हूँ। तो फिर एग्ज़ाम देने से ये भी हो जाता है कि आपको कि पता लग जाता है कि क्या क्या आ रहा है। सारे पेपर्स मैं सेंटर के भी देती थी, स्टेट के भी देती थी। फिर ऐसा हुआ कि कुछ टाइम बाद मेरे फ्रेंड्स थे जो यहाँ से कोचिंग ले रहे थे, तो फिर मेरा ये था कि 2 बार प्रीलिम्स दे दिया। एक तो 2021 वाला तो चलो कॉलेज के बाद ही दिया था, वो तो कहाँ ही होना था। फिर 2022 वाला भी नहीं हुआ। मेरे ऐसे ही मार्क्स बनते थे 80s में, 82, 83, और कट ऑफ या फिर 90 में जा रही है, फिर 100 में जा रही है। तो फिर मेरे फ्रेंड्स ले रहे थे यहाँ से कोचिंग, तो मैंने उनके नोट्स देखे जो सर करवाते थे उनको। तो फिर मेरे को लगता था कि यार पढ़ तो मैं भी यही रही हूँ, शायद कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ रह रही होगी। तो फिर वो लोग बताते थे कि उनको ना सर रेगुलरली इधर मॉक टेस्ट देते थे। उनका शायद वीकली होता था, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। तो फिर मैंने उनके नोट्स रेफ़र करे थे, स्पेशली अभिनव सर वाले और संजय सर वाले और रौनक सर वाले। रौनक सर के इकोनॉमी के नोट्स, पॉलिटी के नहीं मैंने रेफ़र किए थे। अभिनव सर के HP वाले और संजय सर के ज्योग्राफी वाले, और एनवायरनमेंट वाले बड़े लेट किए थे। और फिर जब मैं सच में बता रही हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि प्रमोशन कर रही है, बट लिटरली मेरा उसके बाद ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, पहला 2024 वाला। फिर मेंस के लिए मैंने इनका ऑसम बैच लिया था। मैं आई इधर, मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ज़ीरो। मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की थी आंसर राइटिंग की। तो अभिनव सर ने मेरा वैसे बेसिक्स क्लियर करे थे आंसर राइटिंग में। तो पहले तो मुझे लगता था कि यार क्या ही लिख रही हुई है, तो मतलब बुकिश नॉलेज पूरी लिख रही हूँ, कोई वो नहीं है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कुछ भी नहीं है। तो फिर अभिनव सर थोड़ा मोटिवेट करते थे मेरे को काफ़ी ज़्यादा कि नहीं ठीक लिख रहे हो आप। हर दिन हर हफ्ते बाद बोलते थे कि नहीं ठीक है आपका। तो फिर मेरे को लगा था कि मे बी क्या पता हो जाए कुछ अच्छा बुरा जो भी है, एटलीस्ट वो आ गया था कि कॉन्फिडेंस लिख सकते हो तुम। तो फिर हाँ, पर मेंस नहीं हो पाया था। अब शुरू करते हैं कि अभी तो मैंने अपना बेसिक ब्रीफ में बता दिया ना आपको कि क्या क्या था, और अलाइड वाला तो ये तो आपको पता ही होगा कि प्री मेंस लिख के कर दूँ पूरा। ये हाथ में ले लूँ सर, यूँ चल ही नहीं रहा सर, प्रेस करना था। आप मतलब पेन की ग्रिप लगाओ इसमें। अच्छा ठीक है। मैं एचएस का ही बता रही हूँ पहले पूरा ना, समझ आ रहा है ना। तो प्री का तो देखो यार, मतलब जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब ये नहीं कि हर कुछ पढ़ रहे हो, जो सर पढ़ा रहे हैं HP के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। कुछ भी बाहर का मत पढ़ो। कुछ लोग होते हैं ना, अब में से कि मलूखड़ा भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका मेरे ख्याल से मेरे लिए तो कोई बेनिफिशियल नहीं था वो, क्योंकि इतना आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे जब बाद में टाइम आएगा। तो प्री के लिए तो सबसे ज़रूरी तो HP है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज है। भले ही लोग बोल रहे हैं कि कम हो रहा है, पर HP आता है। और फिर आता हुआ ये कि जो आप लोगों की छोटी सी बुक में दिया हुआ है वो, तो प्री तो जितना रट सकते हो उतना रट लो, क्योंकि रटना ही है यार। अब HP में क्या बोलो, आपको क्या समझोगे आप? इकोनॉमी समझ लोगे या फिर थोड़ा बहुत ज्योग्राफी समझ लोगे, बाकी हिस्ट्री तो एक हिसाब से रटने वाला ही पूछना, थोड़ी बहुत क्रोनोलॉजी बना के पढ़ो हिस्ट्री का तो। और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें करंट अफेयर्स। देखो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मैंने करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था। स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं, सब पढ़ लिया यूट्यूब से, आज इसकी वीडियो देख ली, कल उसकी वीडियो देख ली। उस समय न्यूज़पेपर भी रेफर नहीं करती थी। फिर जब मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैं उस टाइम का बता रही हूँ क्योंकि वही सबसे अच्छा था मेरे लिए। तो मैंने एक तो इंडियन एक्सप्रेस की ऐप थी मेरे पास, उसमें सब्सक्रिप्शन वाला था वो, जो आता है कि उसमें UPSC का आता है कि वीकली करंट अफेयर्स और वीकली पॉइंटर्स करके। एक तो मैंने वो रेफ़र किया था, और उस दौरान तो मैंने एक विजन की मैगजीन भी फॉलो करी थी, बट सच में मुझे उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बट हाँ मेंस के लिए उसका फ़ायदा हुआ था। तो मैं तो यही बोलूँगी कि विजन नेक्स्ट IAS फोरम है, कुछ मत पढ़ो भाई। अगर एक पढ़ से हो ना न्यूज़पेपर, और दूसरा जो इनके मैराथन आता है, मैंने खुद भी यही देखे थे कि जो एंड में आते हैं वो बहुत ज़्यादा 5-10 क्वेश्चन अगर यार उसी से आ रहे हैं ना, तो फिर तो वो पूरे साल तुमने जो इतनी मैगजीन्स रटी हुई है तो क्या फ़ायदा फिर उसका। कि एक तो जो मैराथन आता है, अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि इन्हीं का देखो, किसी और का भी दे सकते, बट मैंने इनका देखा था तो फिर मैं ये बता रही हूँ। तो एक तो लास्ट में ज़रूर देखो मैराथन जो डालते हैं यूट्यूब पे, आपका तो होता होगा शायद क्लास में इधर ही, तो आप लोग तो नोट्स भी बना सकते हो। और दूसरा ये
ये कि अगर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं तो अच्छा है, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं किया था। मैंने वो सब्सक्रिप्शन वाला था, उसमें बहुत शॉर्ट फॉर्म में न्यूज़ आती थी और जो इंपॉर्टेंट होती थी वही आती थी। तो एक तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर हो गया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था मैंने खुद से, तो मैं वही बता रही हूँ आपको। और दूसरा, अगर आपको कोई मैगज़ीन लेनी भी है ना, तो भाई ऐसी यूपीएससी लेवल की तो मत ही लेना फिर, क्योंकि वो थोड़ा ना मेंस ओरिएंटेड हो जाती है, प्रीलिम्स का होता नहीं उसमें ज़्यादा कुछ। अगर आपको लेनी है तो बहुत सारे लोग, मैंने खुद नहीं पढ़ी है बट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्ञानम अच्छी है, मैंने नहीं पढ़ी है, बट हाँ अगर प्रीलिम्स के लिए, शायद अलाइड के लिए तो बहुत अच्छी है। ज्ञानम अलाइड के लिए पढ़ी थी मैंने, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह, वो जो मतलब फुक्के से करंट अफेयर्स आते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, तो उसके लिए तो मैंने वो करी थी। फिर करंट अफेयर्स के लिए 1-2 सोर्स ही रखो, जो यहाँ करा रहे हो वो करो, उसके अलावा एक न्यूज़पेपर कर लो, फिर तो लास्ट में मैराथन देख लो। बस ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा है। अगर इन्हीं को बार बार, मतलब पढ़ना ज़रूरी नहीं है यार, कि रिवाइज जितना कर पा रहे हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। और प्रीलिम्स के लिए दूसरी चीज़ है सिलेबस और PYQs। मेरा जब 2024 में प्रीलिम्स हुआ एचएस का, तो मैंने उससे पहले 5-6 साल के एचएस के PYQs करे थे और अलाइड एनटी वगैरह सबके ही देखे हुए थे। तो फिर ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट थीम ज़रूर रिपीट होती है। जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स की थीम बताती हूँ। अब अपॉइंटमेंट से मुझे नहीं लगता कि शायद एचएस में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट अपॉइंटमेंट्स आ सकती है कि कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ, तो वो वाली अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट है। और आजकल ना मैंने खुद जो एनालाइज करा हुआ था, जो मेरे को अभी वाले एचएस में भी फ़ायदा हुआ और पिछले वाले में भी, वो था जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स आते हैं। अब साइंस एंड टेक की और आईआर की, आईआर में मैं डिफेंस भी इसी में काउंट कर रही हूँ, कि जो मिसाइल्स होगी और क्या होते हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होगी, और साइंस एंड टेक में मैं स्पेस टेक इसी में इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जो पिछली बार का प्रीलिम्स था उसमें स्पेस टेक से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, जो होते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ मिशंस, या फिर वो ओशियन वाला मिशन हो गया, या फिर स्पेस वाला हो गया, या फिर उनके वो होते हैं एयरक्राफ्ट्स वगैरह हो गए, वो तो चलो उसमें आ गया, डिफेंस वगैरह में। ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स के लिए ये मैंने खुद से एनालाइज करा, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ना सब नहीं पढ़ना है, मतलब ना थीम्स आइडेंटिफाई करो, और वो आपको थीम्स तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने PYQs को एनालाइज करा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों को एनालाइज करना नहीं आता, PYQs को कैसे करते एनालाइज, वो लोग बस PYQs पढ़ के जाते, तो वो एनालिसिस नहीं होता है। PYQs मैं भी पहले यही सोचती थी कि यार यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं एनालिसिस करो, यार मैंने भी तो पढ़े थे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा। तो फिर शायद जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, या फिर आप शुरू से ही सही राइट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो फिर आपका काम बन सकता है। तो ये बोल रही हूँ कि मैं साइंस एंड टेक हो गया और IR के हो गए, प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ये समझ लो कि अभी तो हर बार ही पेपर में आएगा, ठीक है, बाकी तो खुद ही कर लेना एनालिसिस, सारा मैं ही बता दूँ क्या इधर, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स हो गया, HP हो गया, बाकी तो मैं आपको बता रही हूँ ज्योग्राफी, पॉलिटी, सर के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मतलब मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पॉलिटी के लिए, तो मैंने वही रेफर करी, और एंड में रिवीजन के लिए मैंने उससे रिवाइज नहीं करा। एक छोटी सी बुक आती है तरुण गोयल की, पता नहीं क्या नाम है, GK ये शायद कुछ ऐसा लिखा हुआ, जनरल स्टडीज़, तो उसका हर साल ही शायद नया वर्जन आता है, वो तो शायद सिर्फ करंट अफेयर ही ऐड होते हैं उसमें। तो अगर आपको लगता है कि हम लक्ष्मीकांत से रिवाइज नहीं कर सकते, या फिर आपको लग रहा है कि सर के नोट्स भी बहुत ज़्यादा है, तो वो शायद बहुत ही छोटी है अगर आपको उससे पढ़ना है। और बाकी इकोनॉमी के लिए तो मैंने भी रौनक सर के नोट्स पढ़े हुए थे, मैंने किसी से लिए हुए थे, तो वहीं से पढ़े हुए थे, तो वो तो बहुत ही अच्छे हैं, इनके नोट्स सच में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को ये मत समझना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, बट लिटरली बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद, मेरा इसी के बाद ही प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और फिर प्रीलिम्स के लिए बाकी तो आपको बेसिक सब्जेक्ट तो पता ही है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह सारी चीज़ें, तो वो तो मैं मेंस पे ही चलती हूँ सीधा। फिर मेंस के लिए देखो, सबसे पहले तो है कि आंसर राइटिंग, कुछ भी नहीं आता है लिखो। मतलब मैं कुछ भी नहीं लिखती थी घर में, मेरा यही रीज़न है कि मेरा पिछली बार एचएस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब इधर आई तो मुझे ये था कि यार अब पढ़ूँ कि आंसर लिखो, और बल्कि जो प्रीलिम्स में पढ़ा था आप उससे इतने अच्छे आंसर लिख सकते हो कि आपको 8 में से 3 नंबर मिल जाए, बस वो तभी है अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो मेरा एक ये था कि जो मतलब मुझे सर बताते हैं, मुझे नहीं पता वो मेरे में क्वालिटी है या नहीं, कि सर का ये था, सर ये बोलते हैं कि जो आंसर क्वेश्चंस आते हैं, जो जनरली बच्चे सोचते हैं कि यार इसमें क्या लिखे, इसमें क्या लिखे, तो वो शायद मैं ज़्यादा अच्छे लिख पाती हूँ एज़ कम्पेयर टू जिसमें फैक्ट्स होते हैं। तो ठीक
ठीक है, तो आपको भी यही चीज़ शायद तब आती है जब हम लिखते हैं उन आंसर्स को। मान लो कि ऐसे अजीब सा क्वेश्चन आ गया, जैसे पिछली बार आया था एचएस में क्वेश्चन की गवर्नेंस और किनशिप के बीच में, सिटीजनशिप एंड किनशिप, कुछ ऐसा रिलेशन पूछना था कि इससे गवर्नेंस कैसे इम्पैक्ट होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो शायद जिन्होंने, मैंने एथिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था उस टाइम पे, मेरे पास टाइम नहीं था पढ़ने का, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ था खुद के उस पे बेसिस पे कि एक तो स्टार्टिंग में तो बस इनका रिलेशन बता दिया था कि इंट्रो में कि क्या होता है सिटीजनशिप और किनशिप का रिलेशनशिप। आपको पता है ना, चलो आप अभी नए आए हो ना, तो सिटीजनशिप तो पता ही होता है कि सबको क्या होता है कि नागरिकता ऐसे करके कि इक्वल राइट्स मिलते हैं सबको, और किनशिप होता है कि नातेदारी वाला, कि मान लो कि मैं एसडीएम हूँ, मेरे भाई बहन है छोटे, तो मैं उनका भी काम करवा रही हूँ, या फिर वो किसी केस में फंस रहे हैं तो मैं उनको बचा जा रही हूँ। मतलब इतनी, चलो पावर कितनी होती है कि मुझे नहीं पता है, बट हाँ आप मोटा मोटा समझ गए हो। तो फिर ये क्वेश्चन आया था, तो मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि मैंने एथिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने जितना मैंने वहाँ पर दिमाग लगाया कि मैं इसमें जितने करंट के एग्जांपल्स डालूँ, तो मैंने वही डाले थे। एक उस पर वो कैलकाटा वो गैंग रेप वाला चला हुआ था, तो मैंने वो लिखा था कि मोस्टली जो रेपिस्ट होता है वो बच जाते हैं क्योंकि उनके किनशिप रिलेशंस होते हैं या फिर पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को उस क्वेश्चन में जब मैंने आरटीआई डाली मेरे को 6 मार्क्स मिले हुए थे एज कम्पेयर टू दैट क्वेश्चन जो मतलब 12 में से मिले गए 8 में से नहीं, बट हाँ, पर वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और एक क्वेश्चन आया था वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, जिसमें मुझे लगा था कि यार इसमें तो मेरे को पक्का है कि 8 में से 5 या 6 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल लिखा हुआ है प्रॉपर, 2 नंबर मिले हुए थे उसमें मुझे। तो फिर ऐसा नहीं होता है आपको लग रहा हो कि यार हम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दें जो हमें अच्छा आता है। मुझे लगता है कि आप पूरे पेपर को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी आंसर परफेक्ट होता है। मान लो आपने एक आंसर लिखा है, मैं बोल रही हूँ कि यार ये तो परफेक्ट है, वहीं अभिनव सर बोल रही है तो परफेक्ट नहीं है। मतलब सबका अलग अलग है और आपके पेपर भी ऐसे ही अलग अलग लोगों के पास चेक करने को जाएंगे। तो सब इसलिए हर पेपर को मतलब क्वेश्चन को इक्वल टाइम दो। कि मान लो कि जैसे मैंने तो ये डिवाइड करा हुआ था जब एचएस का था कि जो 8 मार्कर वाले थे मैं उसमें मैक्स टू मैक्स 6.5 मिनट लगाऊंगी और दूसरे वाले में कितने बच जाते 8.5-9 मिनट, इतने था मेरा। तो मेरा ऐसे ही था कि अगर मेरा कोई 4 मिनट में हो भी रहा है तो मैं अगले वाले को थोड़ा ज़्यादा दे रही थी कि ताकि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही बेकार लिख दिया हो तो अगले वाला थोड़ा अच्छा लिख दूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो मैंने खुद सोचा हुआ था कि घर में मैंने जब एचएस दिया था कि यार कितने मार्क्स बनेंगे, तो मेरे मार्क्स उतने ही बने। शायद मैं भी उतनी वैसी मार्किंग करती शायद जैसे कमीशन वाले करते हैं। मैंने अपने GS3 में 79 रखे थे, मेरे 79 ही मार्क्स आए, और GS2 में 80 रखे थे और 80 ही आए। तो फिर मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि शायद भी मेरा वो आइडिया ठीक, और मेरे अलाइड में भी एग्जैक्ट सेम मार्क्स आए जितने मैंने खुद से सोचे हुए थे। तो फिर इस उससे बता रही हूँ मैं आपको। तो फिर ये नहीं करना है कि एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे दिया कि यार मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि वेस्टर्न घाट्स के ऊपर, आप सब खुश कि यस ये उसको तो मैं बहुत अच्छे से लिखूंगा, इसमें तो मैं पूरे के पूरे नंबर ले लूँगा। बट वो जनरली ऐसा होता है कि जहाँ तक मैंने नोटिस करा, मैंने एक ही मीन्स दिया, मैं अब ज़्यादा फिलॉसफी तो क्या ही दूँ आपको, बट ये है कि फैक्ट वाले क्वेश्चन ना सभी लोग सेम लिखते हैं। मतलब खास तौर पे जैसे मैं वेस्टर्न घाट वाला क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्या ही अलग लिख लेगा एक बंदे के पास। मान लो उसने कहीं यूपीएससी की साइड पे 1-2 नया वर्ड पढ़ लिया है, उसने लिख दिया, तो कितने ही नंबर या तो नहीं मिलेगा, पता लगा कम ही हो गए नंबर कोई पता नहीं ना। तो फिर जितना सिंपल रख सकते हो अपने आंसर्स को उतना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लिखो कि लिखते कैसे। मैं बिल्कुल भी नहीं लिखती थी। मैं आपको सच में अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब अलाइड के मेगा मॉक चले हुए थे यहाँ पर, हमारा लास्ट था वो, उससे पहले भी मैं दे चुकी थी, मेरे ऐसे मार्क्स आ रहे थे 71, 72, तो लास्ट वाला है मेरे 69 मार्क्स, मैं फेल होगी। हिंदी और इंग्लिश में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स 94, 96, और मेरे को ऐसा था कि यार मैं तो अभी एचएस का दे के आई हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि मैं जीएस में फेल होगी। फिर मैंने देखा कि मैं अपना टाइम ना मैंने बहुत ही हिंदी को दे दिया हुआ था, क्योंकि डर लगता है ना कि हिंदी में फेल हो जाएगी। तो मैं अगर दिन में 10-11 घंटे पढ़ रही थी लास्ट के मंथ में, हमेशा नहीं 1-2 महीने, तो फिर मैंने हिंदी को 5-5.5 घंटे दे देती थी पढ़ने को। फिर इंग्लिश को तो चलो बड़ा कम दिया था क्योंकि इंग्लिश हो जाता है। फिर मैंने जीएस को 2-2.5 घंटे ही दिए थे। फिर उसके बाद ये हो गया कि मेरे को कि नहीं भाई अब तो लिखना। मैंने उसके बाद शायद 8-10 दिन बचे थे, मैंने सिर्फ जीएस लिखा हुआ है, आंसर लिखे, और मैंने अभिनव सर और संजय सर को ही भेजे हुए थे, क्योंकि मेरे को सब ये हो गया था कि यार क्या फ़ायदा इतना पढ़ने का जब तुम जीएस में ही फेल हो जाओ। और जीएस में होता है, अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि नहीं यार क्या ये लिखना ही तो हो जाएगा पास, सबसे पहला तो कि छोड़ना नहीं होता है पेपर, कुछ भी लिख दो। अब ये नहीं कि कुछ भी, मतलब कुछ भी से कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी थोड़ा रेलिवेंट लिखो। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आपको जैसे सर वगैरह इधर देते हैं ना शायद वीकली आपको आंसर्स, उतने तो मेरे को लगता है कि लिखने ही लिखने हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा रैंक लाना, आपको सिलेक्ट होना, तो उससे भी ज़्यादा लिखो आंसर्स। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने उसके बाद बहुत आंसर्स लिखे थे। इनफैक्ट जब मेरा अलाइड भी क्लियर हो गया था तो मैंने उसके बाद भी आंसर्स लिखे कि इनकेस अगर एचएस हो गया तो कहीं हाथ ना छूट जाए। तो आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने जितने भी लोग देखे हैं ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे से ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब उनको नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, बट उनका क्लियर नहीं हो पा रहा, या तो प्रीलिम्स या फिर मेंस। तो प्रीलिम्स के लिए तो यार मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा लक भी इम्पॉर्टेंट होता है।
क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोग ना ये करते हैं कि एक्यूरेसी पे ध्यान देते हैं, मैं भी करती थी ये पहले, तभी मेरा हो नहीं पाया। मैंने अगली बार से रखा था कि ऐसा भी नहीं कि आप 90s में अटैम्प्ट कर दो, बट हाँ ये कि 75 से 85 के बीच में तो करनी ही चाहिए। अगर मोर देन 80 करोगे और लेस देन 90 करोगे तो वो शायद ज़्यादा ठीक रहता है। तो क्योंकि प्रीलिम्स में तो ऐसा होता है कि आप 40 बहुत ही पढ़ लिया है तो 42 क्वेश्चन हो गए ऐसे कि आप 100% श्योर हो, उसमें भी 3-4 कमी हो जाते हैं। फिर बचते हैं वो 20-20 वाले कितने 20-25 क्वेश्चन, जिसमें आपको लगता है कि मतलब 50-50 वाले कि या तो ये होगा या ए होगा या बी होगा। तो फिर लकीली मैं इस मामले में शायद भी लकी हूँ कि मेरे वो वाले क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाता है तो उसमें नेगेटिव कम होती हो। और अगर आपको लगता है कि आपके उसके बाद भी पूरे आप 60 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो, तब तो भाई उसमें भी रिस्क ले लो, जो वो होते हैं कि तीन ऑप्शन है, एक ही एलिमिनेट हो पाए, तो वो तो लेना पड़ेगा क्योंकि तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा। प्रीलिम्स में थोड़ा हाँ लक फैक्टर तो होता है कि अगर आपका है तो थोड़ा वो, और बाकी पढ़ना तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा प्रीलिम्स के लिए। मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मेरे को प्रीलिम्स ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू मेंस, क्योंकि मेंस में कुछ भी नहीं है यार। मेंस में पता क्या है, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं रह रही है, रहने दो, कोई बात नहीं, लिखने पे ध्यान दो। जितना लिख रहे हो ना बस उतना अच्छा लिखना है। मान लो आप लिख रहे हो, सोच रहे हो कि यार मैंने कोई क्वेश्चन आ गया हुआ है पॉलिटी से ही समझ लो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। एक बंदा सोच रहा है कि यार सारा लिख लेता हूँ, सारा ही लिख लेता हूँ जो जो याद करने बैठे, और उसने 10 मिनट में ही लगा लिए, तो क्या फ़ायदा, फिर अगला क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं हो पाएगा ना। तो फिर मेरे को ये लगता है कि बैलेंस रखो हर चीज़ को, प्रीलिम्स और मेंस को, क्योंकि मेंस की आधी तैयारी ना प्रीलिम्स से ही होती है। और प्रीलिम्स के लिए मेरे ख्याल से मेंस से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी पूछ देते हैं ना, फिर वही होता है कि करंट अफेयर्स इतना पढ़ो। मेंस के लिए तो अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, आपने पढ़ाई फिर भी कम की है ना, आपके चांसेस है कि आपका मेंस हो जाएगा। तो इस मेरे को भी ये लगता था, पहले सर बोलते थे कि लिखो लिखो, और मैं होती थी कि सर कैसे लिखूँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो फिर जब लिखना शुरू किया ना तो फिर लगा कि यार नहीं, प्रीलिम्स की इतनी सी भी है ना तो तुम उसको इतना बढ़ा के लिख सकते हो, और वो तभी आएगा जब आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो इसका तो शायद इतना ही काफ़ी है। कुछ मैं आपको अलाइड का बता देती हूँ। अलाइड में भी एक तो जीएस होता है, मेरे जीएस में 80 मार्क्स थे और इंग्लिश में आई थिंक 93-94 कुछ ऐसे थे शायद, और हिंदी में 81 थे। तो हिंदी में तो मैं यही बताऊंगी कि मैंने सच में मैम की बुक पढ़ी थी, जो सौंधी हिंदी बुक है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। मेरे पास और भी ग्रामर्स थे, एक तो स्कूल टाइप के होते हैं और एक एचजी पब्लिकेशन का था, पर उसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर एचजी पब्लिकेशन वाला ग्रामर किया मैंने। सिर्फ जो मैम की बुक में विलोम शब्द होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दी होती है ग्रामर वाला पोर्शन, उसको मैंने पेज फाड़ के मैम की बुक में स्टिक कर दिए थे कि ताकि मैं जो एक्स्ट्रा होगा मैं यहाँ से देख सकूँ। बाकी यार अगर आप मैम की बुक पढ़ोगे ना, इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया है ना, मेरे को ऐसा रहता कि मैं स्कूल में शायद 6th क्लास में जा चुकी हूँ वापस। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया हुआ उस बुक में। तो मैंने उस बुक को कोई 10-15 बार तो पढ़ा ही होगा मेंस के लिए, क्योंकि तभी याद रहता है हिंदी। तो एक तो हिंदी का डर भी था कि कहीं फेल ना हो जाए। तो फिर हिंदी के लिए तो अगर आप अलाइड दे रहे हो चाहे एचएस दे रहे हो, अगर एचएस दे रहे हो तब तो आपको कोई और ग्रामर रेफर करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर तो सिर्फ मैम की बुक पढ़ो। हाँ बाकी आप जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट होता है उसमें, जैसे ऐसे था यार, ऐसे में भी मेरे शायद किस्मत अच्छे थे, क्योंकि मैंने जो अपने एचएस के मॉक टेस्ट में ऐसे लिखा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन हिंदी में, और लाइट के मॉक में भी वही लिखा और फाइनल में भी वही आ गया था। तो मे भी शायद मेरे हिंदी में अच्छे मार्क्स इसलिए आ गए। और बाकी मैंने ना जब भी पेपर थे, चाहे एचएस का था चाहे इसका था, मैं ना हमेशा पेपर से पहले सर को मैसेज कर देती थी कि सर इंपॉर्टेंट थीम्स बता दो, ताकि मैं सिर्फ वही रिवाइज कर पाऊँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि एचएस में भी जो सर ने अभिनव सर ने ऐसे दिए हुए थे सबको, उसी में से ऐसे आए थे, बल्कि दोनों सेक्शन में जो अलग अलग होता है ना एचएस में सेक्शन, और अलाइड में तो सर ने हिंदी के कोई 10-15 ऐसे बताए थे, मैंने सारे कर लिए हुए थे वो, कि कोई भी आ जाए अब तो कुछ भी लिख दूंगी। तो फिर उसमें से आए थे यार, एक तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आया था, एक पता नहीं एग्रीकल्चर वाला आया था कि नहीं आया था, कि सर ने बताया था, आपने बताया था ना कि एग्रीकल्चर वाला, मैंने सारे तैयार किए हुए थे, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन आ गया, तो फिर मैंने वो कर दिया। तो आपको जो सर देते हैं ना कि थीम्स इंपॉर्टेंट, एक तो खुद को भी पता लग जाता है अगर आप रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो कि कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, तो उसके ऊपर ना दोनों में तैयार कर दो, ऐसे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कुछ भी। इंग्लिश तो यार मेरे को लगता है कि आप मैक्सिमम लोगों इंग्लिश बैकग्राउंड ही होगा, तो इंग्लिश उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, बट हाँ हिंदी के लिए तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है ना, उसमें वो जो पद्यांश गद्यांश आते हैं हिंदी में, मेरे को ये था कि जब पहले मॉक चले हुए थे मेरे, थे हिंदी में बहुत बुरे हाल, स्टार्टिंग में 60 मैं बस पास हो रही थी। तो फिर मेरे को था कि यार अगर तो अच्छा रैंक लाना है या फिर क्लियर करना है इस एग्ज़ाम को, तो हिंदी में तो पकड़ बनानी पड़ेगी। तो फिर मेरे ना कज़न्स थे घर पे जो स्कूल में आर्ट्स पढ़ते थे, तो उनके पास मैंने देखी कि एक हिंदी की बुक थी, अंतरा था शायद उसका नाम, तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन ढूंढी।
बहुत सारी थी 8 से लेके 12 तक। तो मैंने ऐसा तो नहीं है कि मैंने सारे ही पढ़ डाले, बट हाँ मैंने वहाँ से ना प्रैक्टिस किए थे। वो पद्यांश जो पोइट्री वाला होता है वो किया हुआ था मैंने। गद्यांश तो चलो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। और उससे ना ये हो गया था कि जो फाइनल में आया था ना, मैंने वो कहीं पढ़ा नहीं था, बट मेरा हाथ खुद ही चल पड़ा था उस पर, क्योंकि थोड़ी आदत हो जाती है कि जब तुमने प्रैक्टिस की भी होती है वो। तो अगर आपके पास टाइम है, अभी तो आपके पास टाइम है, अभी तो आपका स्टार्टिंग वाला बैच है, कितना टाइम हो गया आपको? अच्छा मेंस का, हाँ तब तो ठीक है। तब तो फिर अगर हिंदी में एचएस के लिए तो ना करो उतना, बट हाँ अगर अलाइड आता है या फिर एनटी आता है तो उसके लिए आप ज़रूर पढ़ो वो जो एनसीईआरटी है ना 9 से लेके 12 तक की, मतलब हिंदी की बुक नहीं, हिंदी की बुक के साथ एक अलग आता है जो जिसमें दिए होते हैं वो। एक 12th वाली का नाम तो अंतरा है और उससे पिछले वाली का पता नहीं, पर आप ऑनलाइन ढूंढोगे, मैंने ऑनलाइन ही ढूंढी थी। क्या है नाम है? हाँ क्षितिज, हाँ एक ये नाम भी है। 9 से लेके इसकी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, मैंने भी किसी साइट पर ढूंढी हुई थी। तो मैंने उसके लिए ये किया था पद्यांश गद्यांश वाले पोर्शन के लिए। और हाँ जो ट्रांसलेशन वाला था क्योंकि एचएस में मुझे 0.51 ऐसे मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 10, तो फिर मेरे को था कि यार किया तो ठीक ही ट्रांसलेट है, अभी भी शायद वो प्रॉपर ग्रामर रूल्स लगते हैं उसमें। तो फिर मैंने उसके लिए ये था कि चलो ग्रामर रूल्स तो हो ही गए थे हिंदी के लिए पढ़ते हुए। मैंने ये किया था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी अलाइड के टाइम पे, और मैंने अलग अलग थीम के वो पढ़े हुए थे। जैसे एक आज पॉलिटी का पढ़ लिया, इकोनॉमी का पढ़ लिया, एक थोड़ा फिलोसफिकल पढ़ लिया, एक लिटरेचर वाला पढ़ लिया, क्योंकि मैं कहा इससे एक तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जब आएगा आपको ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर ऐसे भी आएगा तो आपको दोनों में हेल्पफुल होगा वो। तो फिर मैंने वो अलग अलग किए और मैं सबको ट्रांसलेट करके देखती थी। और अगर आपके पास इनकेस नहीं है कि आप किससे चेक करो ट्रांसलेट के लिए, तो मैंने देख तो चैट जीपीटी रखा हुआ था, पर चैट जीपीटी थोड़ा सा ट्रांसलेशन में थोड़ा अलग कर देता। बट हाँ एक ऐप है, एक ट्रांसलेट ही नाम उसका, गूगल ट्रांसलेट शायद, हाँ तो मैंने वो रखी हुई थी। वो थोड़ा ज़्यादा सही बताता है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी अगर आपको ट्रांसलेशन करना है। तो मैंने वो रखा हुआ था। पहले मैं खुद से ट्रांसलेट करती थी, फिर मैं उसके बाद उधर देखती थी कि मेरी कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। तो मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक बड़ी कम होती थी, लेकिन हाँ वोकेबलरी वाली होती थी। तो फिर मैंने उसके बाद वोकेबलरी पे काम किया था। मैंने वही किया था कि जो मैं पढ़ रही थी मैंने साथ साथ में लिखे थे, और कोई मेरे पास 7-8 पेजेस थे एंड में जिसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए थे। तो अगर आपके पास आ गए ना वो वर्ड्स, तो उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आता, क्योंकि अगर आपने अलग अलग थीम कर ली है, मतलब मैंने तो सारी थीम के पकड़ लिए थे, पॉलिटी इकोनॉमी कुछ भी आ जाए ट्रांसलेशन के लिए, चाहे ऐसे के लिए, तो मेरे पास वर्ड्स तैयार हो लिखने के लिए। तो हाँ हिंदी में और क्या बचा, इतना ही है ना, ट्रांसलेशन है और ऐसे है। और ग्रामर के लिए तो मैंने आपको बताया कि सौंधी हिंदी पढ़ो और एचजी पब्लिकेशन का एक ग्रामर आता है, उससे करो। फिर इंग्लिश के लिए भी यार मेरे पास एक ग्रामर था, अरिहंत का था शायद, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। मैंने उससे डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उससे ग्रामर वाले पार्ट्स में काफ़ी ज़्यादा थे एग्जांपल्स दिए हुए थे उसमें, और इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने ना उससे पहले एक और एग्जाम दिया था, तो मैंने उसके लिए वो बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो मेरे को इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था ग्रामर वाले पोर्शन में। और इंग्लिश में अगर ऐसे की बात करूँ तो वो मेरी एचएस के टाइम से प्रिपरेशन हुई थी। मैंने ये किया था कि जो यूपीएससी टॉपर्स के ऐसे आते हैं, मैंने 3-4 के रेफर किए थे, आदित्य श्रीवास्तव सर और एक सृष्टि दबास मैम और एक इशिता किशोर मैम। उन लोगों के ऐसे पढ़ के ना थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मतलब पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि रुकना नहीं है, मतलब मज़ा आ रहा है। और हम अपने ऐसे दिखते कि यार ये तो फ्लो ही टूट गया यहाँ पर। तो फिर ये था कि ऐसे के लिए तो जो यहाँ पर प्रैक्टिस करती, मैं संजय सर को ऐसे चेक करवाती थी अपने। और दूसरा ये था कि मैंने रेफरेंस के लिए, क्योंकि यूपीएससी वाले टॉपर्स के आप देखोगे ना तो आपको बहुत सारे वो थोड़े वो मिल जाते हैं, क्या बोलते हैं यार उनको, तो थोड़ी वो जो राइम सी बनती है, कनेक्टिंग लाइंस होती है कि कैसे कनेक्ट करना है ऐसे को। और ऐसे में ना कनेक्टिंग लाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो ना ऐसे को, जैसे आप आंसर लिखते हो, तो आपको बड़े कम नंबर मिलेंगे। अब लेकिन अगर आप, मैं आपको कैसे बताऊं कनेक्टिंग लाइंस, मैंने तो बल्कि इस वाले ऐसे में तो मैंने बहुत कुछ ही ऐड कर दिया हुआ था। प्रोवर्ब्स होते हैं, जैसे एक वुमेन के, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट वाला कुछ था ऐसे, मैंने वो लिखा हुआ था। तो फिर मैंने उसमें ना बहुत सारी लाइंस ऐड करी थी, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे शी बिलीव शी कुड सो शी डिड, तो नीचे मैंने एग्जांपल्स दिए थे कि बहुत सारी अरुणिमा सिन्हा, तो उसको थोड़ा सा एग्जांपल्स दो, बट ऐसे ना लिखे कि आपने जीएस के एग्जांपल्स दिए, तो थोड़ा वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा कि ताकि लगे कि फ्लो बन रहा है। और जहाँ भी मैंने एग्जांपल शुरू करे थे ऐसे में लिखने, मैंने वहाँ पर ये ऐसी लाइंस ऐड करी हुई थी। और एंड में मैंने, अब मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने कौन सी लाइंस ऐड करी हुई थी, बट अगर आप बस ग्रामर है ना, प्रोवर्ब्स देख लो, हर चीज़ से रिलेटेड जो होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपके आंसर ना, आंसर के जी जो ऐसे होता है ना, आपका बहुत अच्छा दिखता है, मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव लगता है। ये मैंने उन्हीं के जो यूपीएससी के टॉपर्स थे, मैंने उनका ही देखा हुआ था। उनका तो थोड़ा हाई फाई लेवल का होता है, पर चलो थोड़ा ये कि आपको मिल जाता है कि देखने के लिए आप किससे करना है आपको। तो ऐसे के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि तो टॉपर्स की, चाहे एचएस के वाली की ना, मिलती नहीं है बात है कि मेरे को तो सर ने ही दी थी यहाँ पर, तो मैंने ऐसे के लिए तो उनकी नहीं रेफर करी हुई थी जो यहाँ से पास आउट हुए। तो मैंने उनकी जीएस की देखी हुई थी सबकी, एक तो नेहा नेगी मैम और एक आशु चंदेल मैम, उनकी देखी थी मैंने। तो
टॉपर्स के तो ज़रूर देखना यार, आइडिया मिल जाता है कि कैसे करना है। अब इंटरव्यू तक मैं पहुंची नहीं, उसकी तो क्या ही बात करती हूँ, इनकेस इस बार पहुंच जाऊँ तो बात करूँगी आगे। और फिर इंग्लिश का तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही इंपॉर्टेंट था। प्रेसी राइटिंग तो पता ही है क्या होती है, वो तो प्रैक्टिस करने भी आएगी। फिर आई बात जीएस की, इस पे ऊपर तो आता भी नहीं है, फिर भी लिखो, कुछ भी लिख दो। अगर सर आपको कोई दे रहे हैं ना कोई टॉपिक ना, तो खुद ही उसका क्वेश्चन बना दो, लिख लो। मान लो आपको टॉपिक करवाया हुआ है इकोनॉमी का, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो क्या ही क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्या ही क्वेश्चन बन सकता है, क्या है क्रिप्टो करेंसी, रोल क्या है इसका, फ्यूचर में क्या हो सकता है। इतने इसी टाइप के खुद ही एरियाज आइडेंटिफाई कर लो ना, कि जैसे मान लो कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी है, तो क्या क्या आ सकता है, इसके भी एट प्रेजेंट क्या चैलेंजेस है। अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाया करो जो आपको बना, आपको तो सर ही बनाते हो, तो ये तो ऐसे ही बनाते हैं नोट्स। चैलेंजेस एक साइड लिख दिए, इसके क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन रुपी का मतलब कि फ्यूचर में हो क्या है, अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसको ना बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा करो। और आंसर्स भी ऐसे ही लिखने होते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मैंने तो सच बता रही हूँ, मैंने आपको आंसर्स ऐसे लिखे थे कि एक हेडिंग डाल दो। एक तो मेरे को क्वेश्चन भी याद नहीं आ रही क्या क्वेश्चन आए थे इस बार, आप बताओगे सर अलाइड में क्या क्वेश्चन आए थे? अच्छा हाँ, मेरे को अभी याद आया कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन था। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, यहाँ पे आके प्लस का बटन होगा, हाँ जी, अगला पेज खुल जाएगा उसमें। अच्छा ठीक है सर। हाँ, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन आया था। अब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने जल्दी उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर लिया होगा, तो नंबर गए फिर वहीं से आपके। तो सबसे पहला होता है कि पेपर में क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। दूसरा ये कि मैंने नहीं पढ़ा था इसको, इसलिए बता रही हूँ। क्वेश्चन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और जो उसका दूसरा पार्ट था वो पूछा हुआ था कि आपको जिसके हम इसी के लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ना, उसको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने पहले वाले पार्ट को लिख दिया 1.5 पेज में, बचा लास्ट का 1 पेज, और जो इसका लास्ट वाला था उसको मैंने बस हेडिंग दे दी, जैसे लाइफ मिशन, बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ऐसी चीज़ें। और जब मैंने घर आके देखा, मैं कहा लो जी गए नंबर। क्योंकि जो मेन पार्ट था जिसको ज़्यादा करना था वो तो मैंने कम कर दिया, तो मैंने इतने में ही खत्म कर दिया यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया ना। लास्ट वाले को बस इनिशिएटिव्स के नाम लिख दिए। तो फिर सबसे ज़रूरी है कि क्वेश्चंस ढंग से पढ़ो, और ऐसा मैंने एचएस में भी किया हुआ था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो गलतियाँ मैंने करी हुई आप लोग ना करो, क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ो। और सबसे पहली गलती तो, अगर कोई आप में से नहीं लिख रहा है तो सबसे बड़ी गलती तो वही है कि आप नहीं लिख रहे हो, तो आपका पेपर नहीं होने वाला है, सच में बता रही हूँ मैं। फिर तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और घर वालों के पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि प्री थोड़ी भी क्लियर करना है यार, मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंस के लिए मैं तो ये बोल रही कि सच में बता रही हूँ, मैंने कोचिंग नहीं लिया यहाँ से, मतलब एचएस के बाद मैं घर पे थी, लेकिन मैं सर के कॉन्टैक्ट में थी, तो मैं सर को हमेशा आंसर्स भेजती थी। बेकार हो तो सर रिव्यूज़ देते थे, इनफैक्ट सर मेरे को कॉल करके बताते थे कि आप ऐसा लिखो, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो आपके पास तो यही है, आप तो दो इनके पास अपने आंसर, ये तो बैठे ही चेक करने के लिए। तो फिर आंसर सबसे ज़रूरी है। दूसरा है कि सिलेबस देख लो कि क्या क्या है, और सिलेबस का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इनफैक्ट एचएस अलाइड दोनों में ही। मैंने तो ये किया हुआ था कि जब मेरे पास टाइम नहीं था एंड में जीएस के लिए, जब मैं बता रही कि मैं फेल हो गई थी मॉक टेस्ट में, तो फिर मैंने सर से वो इंपॉर्टेंट थीम्स मांगी थी कि मैं क्या पढूं सर और क्या ना पढूं। तो सर ने जो बताई मैंने वही पढ़ी, और मेरा पेपर भी वहीं में से आ गया था, क्योंकि इनको आइडिया होता। आप यकीन नहीं करोगे, जब एचएस का पेपर था इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए, मैंने रौनक सर को पिछले दिन मैसेज किया था कि सर मेरे को बता दो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सर ने जो बताया उसके बाद कुछ आया ही नहीं यार, 1-2 क्वेश्चन तो आ जाता, भगवान थोड़ी भी हो गया, आपको पूरा ही पेपर दे दिया, फिर उन्होंने पेपर सेट किया हुआ है। तो फिर जो वो उनसे ज़रूर पूछा करो पेपर से पहले कि अगर आपको लग रहा है ना कि जैसे फर्स्ट टाइम वाले, मैं पहला था मेरा मीन्स, तो मेरे को ये था कि यार सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, एंड पे क्या पढूं। तो फिर मैंने वो किया जो सर मैंने इंपॉर्टेंट बता दो सर, तो मैंने बस इंपॉर्टेंट किए। और मेरे GS2 में मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, मेरे 80 मार्क्स आए थे, और पहली बार में तो मैं तो ये सोच के गई थी कि 60-70 ऐसे हो गए। तो फिर शायद यही था कि मैंने लास्ट में वही टॉपिक्स रिवाइज करे जो पेपर में आए हुए थे। तो जीएस में और क्या होता है आप लोग पूछ लो, आपको जो कुछ पूछना है, मैंने तो पूरी कहानी बता दी। पूछना है कुछ? हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें? हाँ टाइम, ये तो मैं घर से सोच के आई थी कि ये बताऊंगी सबसे पहले, लेकिन भूल गई। तो देखो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो टाइम टेबल बनाना है। देखो मैं सच में बता रही हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वही कि जिनकी नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, मेरे से बहुत अच्छा डिज़र्व करते हैं वो, लेकिन वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं। आज ये पढ़ रहे हैं, कल कुछ और पढ़ रहे हैं। तो मैं सच में बता रही हूँ कि जब मैंने सीरियसली 2023 के बाद से अच्छे से तैयारी करनी शुरू की है, मैं हमेशा टाइम टेबल बनाती थी। अब टाइम टेबल ऐसा नहीं कि आप पूरी साल का एक ही बार बना दो, या फिर जिन लोगों से टाइम टेबल फॉलो नहीं था वो वीकली टाइम टेबल बनाया करो। तो फिर मेरा ऐसा होता था कि अगर तो मैं पहले तो मेरा फोकस प्रीलिम्स पे ही था, तो मैं सिर्फ प्रीलिम्स के उससे टाइम टेबल बनाती थी।
कि अगर आप रात में पढ़ते हो तो फिर उस हिसाब से बनाओगे, सुबह उठते हो जल्दी। तो मेरा प्रीलिम्स के टाइम पे तो ऐसा था कि मैं रात में लेट तक पढ़ती थी और सुबह बड़ा लेट उठती थी, तो फिर लेकिन मेंस टाइम में मेरा शिफ्ट हो गया हुआ था। तो फिर टाइम टेबल बनाया करो कि जैसे आपको अब ये नहीं कि एक ही दिन में सारा पढ़ लेना है कि जैसे आपने वीकली टाइम टेबल बनाया है, मान लो कि सुबह कोई भी रख लो कि सुबह अगर आपके पास कम टाइम है तो सुबह के कम टाइम में करंट अफेयर्स रखो, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो सुबह के टाइम में जीएस का सब्जेक्ट रखो। ये मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वहीं अगर आप ऐसा है कि आपके पास रात में कम टाइम होता है, मतलब अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो रात को करंट अफेयर्स रखो, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, और दूसरा ये कि टाइम भी कम लगता है करंट अफेयर्स को करने में, क्योंकि आपने सिलेक्टिवली पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स में। और फिर दिन का टाइम ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही बस पढ़ रहे हो फिर तो एक हफ्ते में ही एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ऐसा टाइम टेबल रखो कि जैसे आपका तो अभी मेंस है ना, तो आप में से हुआ किसी का प्रीलिम्स अभी? अच्छा, किसी का भी नहीं, तब तो फिर प्रीलिम्स का ही बताती हूँ तो फिर प्रीलिम्स के लिए तो सुबह के टाइम पे 2-2.5 घंटे जीएस के लिए दो, लेकिन अगर आप ऐसा है ना कि पढ़ रहे हो ना तो उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे आपने 2-2.5 घंटे किसी मान लो ज्योग्राफी के लिए दिया ना, तो बस 1.5 घंटा पढ़ो, 1.5 और 3 हो गया, तो 1 घंटा आप वो प्रैक्टिस के लिए रख दो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने जब तक नहीं करे मेरा पेपर नहीं हुआ, जब से मैंने स्टार्ट किया मेरे पेपर क्लियर होने शुरू हो गए। और ऐसा ही मैंने इससे पहले एक IB का पेपर भी दिया था, वो भी मेरा क्लियर हुआ था क्योंकि मैंने उसके लिए भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए थे। तो फिर मॉक टेस्ट तो बहुत दिया करो। इनफैक्ट जो तो आपको तो यहाँ तो वीकली होता है ना आपका, सिर्फ सैटरडे को खुद दिया करो। जैसे आपको जो पढ़ा रहे हैं ना ऑनलाइन यार इतना सब कुछ मिल जाता है, मैंने तो ऑनलाइन ही ढूंढा हुआ था सब कुछ ही, जब तक मेरे को इनके नोट्स नहीं मिले हुए थे। तो फिर हर चीज़ की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग सोचते हैं कि यार 100 क्वेश्चन कर देने आज, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर तो अगले दिन से तो कर ही नहीं पाओगे। 15 क्वेश्चन भी करे हो ना एक दिन में, या फिर 20 क्वेश्चन करे हो, बहुत है। क्योंकि ना इसमें तुम्हारे को ये लगेगा कि अरे यार क्या कर रहे हैं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहनी है। अगर इतना रखोगे ना बट कंसिस्टेंसी से करोगे ना तो बहुत फ्रूटफुल है, सच में बता रही हूँ। मैंने खुद ऐसे ही किया था। मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि 50 करने हैं, वो नहीं हो पाते, 1-2 दिन कर पाओगे फिर नहीं कर पाओगे। 15-20 क्वेश्चन रखो प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत ज़्यादा है। और फिर वहीं अगर जब करंट अफेयर्स कर रहे हो, मान लो कि करंट अफेयर्स आपने रात में रखे, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर उसके सुबह शिफ्ट कर दो, उसके एमसीक्यू सुबह कर लो, क्योंकि जो तो ताज़ा पड़ा होता है वो तो फिर उस वक्त याद ही होता है एमसीक्यूज़ के लिए। और दूसरा ये कि एमसीक्यूज़ तो हर दिन सॉल्व करो, बाकी वीकली जो आपका इधर होता है वो तो करना ही करना है। और छोड़ा मत करो यार, बहुत सारे लोग देखे हुए मैंने इधर की क्लासेस छोड़ देते हैं कि खासतौर पर जब टेस्ट वाली बात आती है। और इसमें आपको मेंस के आंसर भी देते हैं ना सर लिखने को, वो तो ज़रूर लिखा करो खुद से, इनफैक्ट और ज़्यादा लिखा करो। वो तो सर तो शायद आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं शायद, हाँ सर इतने देते हो सर लास्ट में, वो तो यार अगर आप उतने कर रहे हो ना फिर आप एवरेज में हो, सच बता रही हो। लेकिन अगर आप घर जाके खुद कर रहे हो, एक सर का एनालिसिस होगा, एक आपका खुद का होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका एनालिसिस सर से अच्छा होगा, पर खुद के एनालिसिस से ना थोड़ा एक तो आपको याद रहेगा, क्योंकि सर वाला तो आपको याद करना पड़ेगा कि सर ने क्या बोला था। खुद का भी करो और फिर चेक करो कि सर के और आप वाले में क्या डिफरेंसेस है। अगर तो चलो आप नए हो फिर तो पता भी नहीं लगता ना कितना की क्या करना, बट आपको लिखते लिखते टाइम हो गया तो दोनों को चेक करो कि आपको क्या लग रहा है कि आपको सर वाले से क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं और खुद वाले से क्या करने हैं। तो ये करना है कि एनालिसिस खुद का आंसर खुद भी चेक करने और सर से भी करवाने। मैंने तो दोनों किया हुआ था। तो ये है कि आप टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि हर वीकली बनाओ, पहले जब आपको लग रहा है कंसिस्टेंट हो वीकली टाइम टेबल, फिर मंथली टाइम टेबल बनाओ। मेरा ये था कि जब अभी एचएस वाला पेपर था तो मैंने उसके लिए मेरे पास बड़ा कम टाइम बचा हुआ था, तो फिर मेरे पास शायद 2-3 वीक्स थे, तो मैंने उसी में टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मैंने फिर वो दिन में शिफ्ट किया था कि एक दिन में ये खत्म करना, एक दिन में ये खत्म करना। पर ये तभी कर पाता जब आपने बहुत बार पढ़ लिया होता है। लेकिन अगर तो आप नए हो फिर तो आपको ये लगता है ना कि यार मेरे को तो पॉलिटी करने में ही 4 दिन लग जाएंगे, और वो लगते नहीं है, वो बस हमें लगता है कि 4 दिन लगेंगे। अगर आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हो ना कि इतने टाइम में इतना पढ़ना है, अगर छूट भी गया ना फिर भी आपने बहुत कुछ कवर किया होता है। ये मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ये सोचती थी कि अगर 2 घंटे में मेरे को पॉलिटी के ये स्टार्टिंग के 11 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, अब यार वो सारा थोड़ी भी पढ़ना है कि क्लास थोड़ी भी लगा रहे हो कि पूरा डिटेल में पढ़ रहे हो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर दो और फिर वो कर दो। मान लो कि अगर आपका टाइम से पहले हो गया फिर तो अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन है ना कि अरे वाह बढ़िया हो गया, चलो रेस्ट करते हैं अब। लेकिन अगर नहीं भी हुआ फिर भी ये सोचोगे आपका कितना कुछ कवर हो गया हुआ है, और मान लो जो आपने कवर किया वही पेपर में आ रहा है, जो आपका छूट गया वो नहीं आ रहा है। मतलब मैं तो ये माइंड सेट लेके चलती थी जो मैंने पढ़ा वही आएगा, जो नहीं पढ़ा वो नहीं आएगा, और मेरे साथ हुआ भी ऐसा है। तो टाइम टेबल तो ऐसे करके ही बनाओ, मतलब अगर जिनसे फॉलो नहीं होता वो वीकली बनाए, और जो फॉलो कर सकते हैं जो अभी भी टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं वो तो मंथली टाइम टेबल बनाए अपना। और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप जैसे पूछ रहे थे कि आप किस सेंस में पूछ रहे थे, जैसे कि बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी या फिर ऐसे कि सिर्फ पढ़ाई के लिए? सब्जेक्ट वाइज जैसे कौन से सब्जेक्ट को कितने? या सबसे पहले तो मतलब जैसे ज्योग्राफी हो गया ना और एचपी हो गया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और डुएबल क्वेश्चंस भी आते हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे। तीसरा हो गया करंट अफेयर्स। तो मेरे ख्याल से ना इन तीनों को ज़्यादा वो दो। और पॉलिटी ऐसा है ना, मतलब पॉलिटी से हर बार इजी क्वेश्चंस आते हैं, मेरे को ये लगता है कि बस उसको तो
वो भूलते भी नहीं है मेरे को, मतलब मेरे को खुद से ये लगता है कि मैंने जब पॉलिटी पढ़ी है ना, अगर मैं उसको 2-3 वीक्स तक रिवाइज नहीं कर रही हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि मैं पॉलिटी भूल गई। वहीं अगर HP का ऐसा केस होगा कि तुमने 2-3 वीक्स तक रिवाइज नहीं करी, तब तो तुम गए भाई, राजा रूजा सब भूल गए, कौन कहाँ थे, कौन किसका दादा बाप, कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर तो उसी में रिलेशन आप लगाने लग जाओगे कि क्या करना है। तो फिर ये है कि HP को ज़्यादा रिवाइज करो। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी आती है पेपर में, बट उसके अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको उसको रिवाइज करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ज्योग्राफी में ना मैं ये बताऊंगी, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब आप लोग पढ़ते होगे कि नहीं, बट मैं बता रही हूँ, मैंने जो अपने दोस्तों में देखा वो लोग नहीं पढ़ते हैं। जो बहुत ही मिसलिनियस पार्ट होता है ज्योग्राफी का, हाईएस्ट पीक्स, जो हमें लगता है कि यार तो क्लर्क के पेपर में पूछेंगे, अरे वो आते हैं यार क्वेश्चंस, उस अगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपके इनडायरेक्टली आ रहे हैं, तो आप उससे आंसर्स निकाल सकते हो। इरिगेशन कैनाल्स होगी, बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये बहुत किसी भी बुक में दिए होगे, लूसेंट में दिए होगे, ये ज़रूर करके जाया करो, क्योंकि इससे आपके 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन का मतलब 8-10 नंबर। तो ये तो ज्योग्राफी में एक ये चीज़ जो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं ये चीज़ें नहीं करते, तो वो ये करे। और पॉलिटी में तो यार मेरे को लगता है कि लक्ष्मीकांत और रौनक सर के नोट्स एक बराबर ही है, तो उनके नोट्स ही पढ़ो, क्योंकि खुद के नोट्स पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है। और इकोनॉमी के लिए भी सर के ही नोट्स पढ़ो। अब इकोनॉमी का ऐसा है ना कि कम है सर के नोट्स, पर वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसी से आएगा क्वेश्चन। अगर बाहर आ गया तो वो आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे कहीं और से, तो उससे अच्छा उतना ही करो जो सर करवा रहे हैं। हाँ, बाकी जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का बोल रहे हो ना, आपकी जी सबसे ज़्यादा टाइम दो मेरे ख्याल से HP, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में कम भी दोगे क्योंकि भूलते नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से। अब आप लोग देख लो, जो चीज़ ज़्यादा भूलते हो फिर उसको रिवाइज करो। कुछ लोग आप में से जिन्होंने HP बहुत अच्छे से पढ़ी है वो लोग नहीं भूलते, तो फिर वो ना करें ये फॉलो। मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती थी HP, तो फिर मैं ये करती थी। और मेरा दिन में तो ये होता था कि अगर मैं 2 बजे ब्रेक ले रही तो फिर 2 से 4 तक तो मेरा ब्रेक ही होता था, क्योंकि अगर सुबह तुम जल्दी उठ रहे हो पढ़ने तब तो तुम पूरे दिन नहीं पढ़ सकते हो, फिर पूरे वीक भी पढ़ना है। तो ऐसा नहीं बनाना टाइम टेबल कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जॉस्टेड हो जाओ, बड़ा ऐसे ठीक ठाक सा टाइम टेबल। और मेंस के लिए भी सेम ही था मेरा, खासतौर पे अलाइड के लिए मैं आपको बताती हूँ। अलाइड के लिए तो मेरा ये था कि एक तो 3 ही सब्जेक्ट्स थे, HS में तो फिर भी बहुत हो जाता, क्या बस GS इतने सारे हैं। तो फिर मेरा ये था कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के हिंदी पढ़ती थी, क्योंकि मेरे को हिंदी से बहुत डर लग चुका था। तो मैंने, जब मैं जैन फेब का बताती हूँ लास्ट टाइम का, तो फिर मैंने हिंदी में 5 घंटे देती थी मैं हिंदी पढ़ने को। मैं हर दिन ट्राई करती थी कि वो भी करूँ, डिस्क्रिप्टिव वाला भी करूँ, ऐसे भी रिवाइज़ करूँ, 1 घंटा ऐसे को दूँ, और ग्रामर वाले पे 2 घंटे दूँ रिवाइज़ करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं देखती थी कि अब इतना एग्जॉस्ट हो चुके तो इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इंग्लिश क्योंकि ईजी भी होती है और हो भी जाती है। तो फिर मैं 2 घंटे इंग्लिश को देती थी कि वो डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट को और ग्रामर के रूल्स वगैरह रिवाइज़ करने को। फिर उसके बाद जो 4 बजे के बाद करती थी मैं, वो मैं GS पढ़ती थी और उसकी आंसर राइटिंग भी करती थी। पर मैं सच बता रही हूँ, मैंने बड़ी कम की है, लेकिन जो मैंने उसके बाद करी तभी मैं GS में पास हो पाई हूँ, जब लास्ट वाला मेगा मॉक था। और फिर रात में मैं ये करती थी कि PYQs देख लो, या फिर जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा याद कर लो कि क्या क्या किया हुआ है, या फिर अगर लेट तक पढ़ते हो रात में तो आंसर राइटिंग कर लो, अपने आंसर्स खुद चेक कर दो। तो मेरा तो यही टाइम टेबल था। तो और आपको कुछ पूछना है? आपका ऑप्शनल क्या है? अच्छा, मेरा तो यार फॉरेस्ट ही था, तो मेरा तो कॉलेज से ही वही सब्जेक्ट था, मैंने BSc फॉरेस्ट्री की है। तो फिर उसके लिए अच्छा फिर यार वो तो फिर HS वाला टाइम टेबल हो गया ना, कि उसमें आपको फिर एडजस्ट करना पड़े। जब स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग के लिए तो PYQs और सिलेबस, बस 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यही पढ़ा था, मैंने तो, मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त, क्योंकि मैं GS भी कर रही थी, कुछ भी नहीं करा, तो मैंने बस PYQs करके गई थी और मेरे ऑप्शन में बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे हिसाब से। मैंने सिलेबस और PYQs किया था बस। और पूछ लो यार। जैसे मैम आपने बताया कि आपके पहले टाइम में 80 आए थे। हाँ जी, नहीं पहले में तो मेरे, जो मैंने कॉलेज के बाद दिया तो 70s में आए थे मेरे, 73। हाँ जी। पासिंग यही होता है 95। ये जो 15, 20 से 25 नंबर होते हैं डिसाइड करते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? हिंदी पढ़ते वक्त वही है। हाँ, बस उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस सॉल्व करोगे ना, जितने मॉक टेस्ट दोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने यही किया था, मैं उस वक्त तक मॉक टेस्ट नहीं देती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी और लास्ट में बस 1-2 लास्ट वाला मेगा मॉक जो हो गया बस वो दे दिया। वो भी नहीं दिया, बल्कि स्टार्टिंग में तो 2023 में दिया था, बट उस वक्त नहीं हुआ था मेरे ऐसे थे कि मेरे को जहाँ तक याद है कि मेरा जब 2022 वाला था तो मेरे 87 मार्क्स थे, फिर 2023
में मेरे 83 हो गए थे, और फिर उसके बाद जो मेरा 2024 उसमें मेरे 113 या 14 या 15 आई थिंक इतने मार्क्स थे। तो फिर जब मेरे को ये लगा कि यार इतने बढ़ सकते हैं, तो फिर मैंने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी। जितनी इनकी मैंने टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी जोग्टा वालों की, जितने सेक्शनल टेस्ट थे मैंने सारे दिए थे, जितने वो फुल लेंथ टेस्ट थे मैंने सारे दिए थे, क्योंकि मेरे को इतना हो चुका था कि यार इतना पढ़ रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सबका हो रहा है मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सब लोगों के बीच में ये डाउट आ जाता है। तो फिर मैंने तो यही देखा कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं यार, थोड़े नहीं इनफैक्ट काफ़ी हो जाते हैं। मैंने उससे पहले नहीं करी थी प्रैक्टिस, तो शायद मेरा इसी वजह से नहीं हुआ। और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने से ना सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपको ये पता लगता है कि आपको रिवाइज कितना है, आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, और जो आपने वो 50-50 वाला लगाया हुआ है, क्या सोच के लगाया हुआ था। मान लो कि वो सही होगा और आपने सोचा था कि मैंने इस लॉजिक से लगाया था, एक तो कम्प्लीटली फैक्ट है ना, फिर उसमें तो क्या ही लॉजिक लगाना है, मतलब एक जो होता है थोड़ा बहुत लॉजिक वाले आपने लगाया और आपके मॉक टेस्ट में 20 में से 15 सही हो गए वैसे वाले, तब तो अच्छी बात है ना, आप फाइनल में ले सकते हो ऐसा वो रिस्क भी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार 5 ही सही हो गए 15 गलत हो गए, तो फिर उस पर काम करना, ये नहीं करना कि हमने तो करने ही नहीं है फिर ये 50-50 वाले, तो उस पर काम करोगे ना तो हो जाएगा। इस बार ये लॉजिक से किया था सॉल्व, दूसरी बार दूसरे लॉजिक से सॉल्व कर दो। और बाकी तो इसमें थोड़ा बहुत लक भी होता है कि 50-50 वाले क्वेश्चंस में लॉजिक प्लस लक, तो यही है स्ट्रेटेजी। तो कि 87 से मैंने कैसे इंप्रूव करे 100+, तो मॉक टेस्ट और रिवीजन बार बार। मैं उस वक्त ये थी कि पढ़ लेती थी, मैं रिवाइज़ नहीं करती थी ज़्यादा, तो मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया। और मेरे को ये था कि सिलेबस देखा ना मैंने एक बार की एंड में, कि उससे पहले ना मैं सच बताऊँ कि मैं शायद इकॉनमी वगैरह को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती थी, और ज्योग्राफी भी मैंने शायद खुद से ही तैयार करी हुई थी यूट्यूब से। तो फिर मेरे बहुत सारे फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट भी मिसिंग थे, तो जो मैंने बाद में संजय सर के नोट्स से इंप्रूव किए थे। तो फिर मेरे को था कि जो आपके नोट्स है यहाँ पर, इसको आप अच्छे से कर लो, बाकी मॉक टेस्ट दो। आपको लग रहा है कि मॉक टेस्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया हुआ जो इधर नोट्स में हमने नहीं पढ़ा है, तो उस चीज़ के ऊपर काम करो, हो जाएगा फिर तो प्रीलिम्स बहुत ईजीली। हाँ जी सर, लिखना ही पड़ेगा सर। और आप लोगों को क्या पूछना है? और बाकी मैं तो ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम ही है यार, स्ट्रेस तो नहीं लेना इसमें। मैंने सच में बताऊँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और एक मैं आपको बता रही हूँ, एक है मेरे नोन, उनके जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे थे इस बार 104, 105, बट उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। बल्कि इस बार सीसेट डिफ़िकल्ट भी नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, और उनका सीसेट में 1-2 नंबर से रह गया। तो फिर बहुत दुख होता है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका जो चीज़ अच्छी होनी थी और वो भी ना हो, तो फिर बहुत वो हो जाता है कि स्ट्रेस तो नहीं लेना यार। अब नहीं भी हुआ, मेरे को ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम में इतने बैकअप ऑप्शंस है आपके पास कि अगर एचएस नहीं हुआ यार, कि इतने एग्ज़ाम है, आप क्लरिकल के पेपर तो ऐसे ही निकाल दोगे, एंटी होता है, अलाइड होता है। मैं सच में बता रही हूँ कि मेरा अलाइड ऐसा नहीं कि मैंने स्पेसिफिकली अलाइड की तैयारी करी है, क्योंकि मैंने एचएस की तैयारी करी थी इसलिए मेरा अलाइड हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो मत ही सोचना कि यार क्या कर रहे हैं, बैकअप ऑप्शन भी कुछ भी नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो सोचते हैं कि यार सिविल सर्विसेज में क्यों गए, और आप में से कितने लोग हैं जिधर खुद से आए हुए ये कि हमने करना, या फिर कुछ होता है कि जिनको पेरेंट्स ने भेजा हुआ है, खुद वाला ही हो मैक्सिमम, तब फिर बहुत अच्छा है, फिर नहीं होता है रिग्रेट। क्योंकि अगर कुछ लोग पेरेंट्स के प्रेशर की वजह, क्योंकि आजकल डालते हैं, सुन दिया होता है ना सबसे कि यार अलाइड, एचएस, एसडीएम सब लोग यही बनेंगे, तो फिर पेरेंट्स भेज देते हैं फिर तो बनने के लिए। अरे मैं आपको अपना बता रही हूँ, मेरा रिजल्ट क्लियर होने के बाद वो सब पूछ रहे कि कहाँ से कोचिंग ली, हमने भी अपने बच्चे को भेजना। मैं कहा भाई उनसे पूछ तो लो पहले कि उनको करना क्या है। तो फिर ये है कि अगर खुद का है ना माइंडसेट, तो टाइम लगेगा, सूनर और लेटर हो जाएगा। मैं आपके साथ एग्जाम्पल हूँ, मैंने 2021 से पढ़ना शुरू करा है, अब 2025 भी ख़त्म होने को आ गया है। तो पेशेंस भी, और सबसे मेन है कंसिस्टेंसी से पढ़ना होता है। या कुछ लोग होते हैं ना कि 4 दिन पढ़ा 2 दिन का ब्रेक, ऐसा नहीं करना है। उससे अच्छा 1 महीने पढ़ो, 2 दिन का ब्रेक ले लो या 3 दिन का ले लो, ये ज़्यादा सही है। पर वीकली ब्रेक लेने तो फिर रिदम ही टूट जाती है पूरी। और कुछ पूछना है? हो गया? आंसर्स लिखते रहना जो सर बोल रहे हैं। सच में बता रही हूँ यार, आंसर्स लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो बात ही नहीं, पास ही नहीं हो पाओगे। मैं खुद भी नहीं हो पाई थी कि GS1 के तो मैंने इतने कम आंसर लिखे हुए थे। मेरे अभी एचएस में 67 मार्क्स आए थे GS1 में। एक तो GS1 थोड़ा ये लगता है कि यार सोसाइटी इतना सब कुछ कौन पढ़ेगा, मतलब पर ये है कि अगर आप लिखो ना और पढ़ो कम ना, तो आपका पेपर क्लियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मैंने खुद देखा हुआ है अभी, क्योंकि मैंने लास्ट के अलाइड के टाइम पे 10 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा GS का, मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे और देख लो हो गया। तो आपका भी हो जाएगा।